Hello and good morning everyone. I welcome you all to Eduverse News Analysis. Today is 29 January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. For PDF join our Telegram channel जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. So let's see what important news we got today to discuss. Now our first news is sea winds erode Sundarban temples. इशू क्या है, कंटेस्ट की बात करते हैं. यहाँ पर जो सी विंड्स हैं सुंदरबन, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, सुंदरबन कहाँ है आप सभी को पता होगा, वेस्ट बंगाल में. तो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में एक टेम्पल है. दिस इज टेम्पल फ्रॉम 11th सेंचुरी, शिवा टेम्पल. दिस इज अ शिवा टेम्पल मेड अप ऑफ टेराकोटा. दिस इज अ टेराकोटा टेम्पल. ओके, ये 98 फीट का टेम्पल है. आपको यहाँ पे ये फैक्ट्स हैं सारे आपके प्रीलियम बेस्ड, आपको यहाँ पे सारी चीजें याद रखनी है. तो ये टेराकोटा टेम्पल है, 98 फीट का है. टेराकोटा क्या होता है, स्पेशली जिसमें हम क्ले का यूज करते हैं, है ना, इसमें हम क्ले का यूज करके इसको बनाते हैं. तो ये टेराकोटा जो टेम्पल है, शिवा टेम्पल, ये 98 फीट का है. इशू क्या आ रहा है, यहाँ पर जो टेराकोटा की जो ब्रिक्स हैं इसमें इरोजन देखने को मिल रहा है. ये जो आउटर वॉल है इस टेम्पल की, इस आउटर वॉल में यहाँ पर जो सी विंड्स हैं इनके कारण इरोजन देखने को मिल रहा है. ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का. क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा सलाइन हो गई है. तो ड्यू टू इंक्रीज इन द एयर सैलिनिटी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इरोजन इन द आउटर वॉल ऑफ दिस टेम्पल. और ये जो इरोजन है ये मेनली हमें 15 फीट तक देखने को मिल रहा है. कहाँ तक, 15 फीट तक. इसका जो अपर पार्ट है वो अभी भी सेफ है. सेफ क्यों है, बिकॉज इसके आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं, है ना. इस टेम्पल के आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं. अब ये ट्री क्या कर रही हैं, इनका जो अपर पार्ट है, ट्रीज है, यहाँ पे ये ट्री का तना है, यहाँ पर ये ट्री की लीव्स हैं. तो जो एयर होती है, ट्रीज क्या करती है, इसको यहाँ पर रोक रही हैं, ये इसको यहाँ पर रोक रही हैं, जिससे ड्यू टू दैट इसका जो अपर पार्ट है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है अभी भी, है ना. और जो इरोजन हो रहा है वो कहाँ तक हुआ है, सिर्फ 15 फीट तक यहाँ पर इरोजन हुआ है. ना जो ASI है, हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि दे विल, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन वर्क करेंगे. फॉर दैट व्हाट विल दे डू, दे विल रिमूव द डैमेज ब्रिक. जो डैमेज ब्रिक्स हैं यहाँ की, उसको यहाँ पे रिमूव करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे न्यू ब्रिक्स के साथ, है ना. उसको न्यू ब्रिक्स, यहाँ पर न्यू ब्रिक्स के साथ इसको रिप्लेस किया जाएगा. और जो ब्रिक्स होंगी वो सेम साइज की यहाँ पर होंगी, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर होगा पहले जैसा ही होगा. बस जो डैमेज ब्रिक्स हैं उसको यहाँ पर रिमूव करके वहाँ पर न्यू ब्रिक्स को लाया जाएगा. तो आई होप यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है वो आपको क्लियर होगा. अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है शिवा टेम्पल. ये हमसे पूछ सकते हैं, अब ये न्यूज़ में है. सुंदरबन यहाँ पर न्यूज़ में आ गया, ठीक है. तो वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज सुंदरबन. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, है ना. तो देखिए इसके फीचर्स क्या है सुंदरबन के. सुंदरबन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट. सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो सुंदरबन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ना, सिर्फ इंडिया का नहीं. दिस इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट. सुंदरबन टाइगर रिजर्व है. 1973 में सुंदरबन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डेजिग्नेट किया गया था, 1987 में. एंड बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व इन 2001. ओके, नाउ जो सुंदरबन है उसे रामसार कन्वेंशन में भी यहाँ पर क्या किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है. वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन इन जनवरी 2019. जनवरी 2019 में रामसार कन्वेंशन के अंदर सुंदरबन को यहाँ पर डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड है, डेजिग्नेटेड है. ओके, आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी. अब हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की बात करते हैं. यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं. तो यहाँ पे देखिए, एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन एंड ऑलिव रिडले टर्टल्स. तो यहाँ पर ये सारी जो है इंपॉर्टेंट, हमें पता है ऑलिव रिडले टर्टल, हमने अभी इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही बहुत इसकी बात की थी. ऑलिव रिडले टर्टल ये किसमें, वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं. हमें बहुत सारी डेथ्स देखने को यहाँ पर मिल रही हैं ऑलिव रिडले टर्टल में. ऑलिव रिडले टर्टल वर्ल्ड की लार्ज, मतलब कि स्मॉलेस्ट टर्टल है ना. ऑलिव इनका कलर होता है. तो यहाँ पर कौन कौन से स्पीशीज हैं मेनली देखिए, तो एस्चुरियन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल. सो ये हमारे फीचर्स थे किसके बारे में, सुंदरबन के बारे में. आई होप आपको यहाँ पे ये न्यूज़ क्लियर होगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सॉइल कैंपेन इंक्रीजेस फार्मर्स इनकम बाय 40%. यहाँ पर क्या है, राजस्थान में हम सभी को पता है एग्रीकल्चर के कारण
एग्रीकल्चर, हमें क्या ज़रूरत है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसी के चलते यहाँ पर राजस्थान में एक कैंपेन चलाया गया है, जिस कैंपेन का नाम है क्या, सोइल कैंपेन। मतलब कि इसका मेन हिंदी में अगर हम नाम देखें तो उसका हिंदी में नाम है माटी अभियान, एंड इंग्लिश दिस इज़ अ सॉइल कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर यहाँ पर यूनिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मेनली किस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर फोकस किया गया है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो सॉइल है उसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा, उसकी हेल्थ के बारे में कि उस किस सॉइल में हमें एग्रीकल्चर करना है, मतलब फार्मिंग करनी है, कहाँ पर हमें अपने जो क्रॉप्स हैं उगानी है, कहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगानी है। दूसरा किस पे फोकस किया गया है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। किस पे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो इस कैंपेन के चलते ये देखा गया, इसमें मेनली इस कैंपेन में जिन फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पर फार्मर्स की कुछ लिस्ट बनाई गई थी, यहाँ पे कुछ फार्मर्स को इंक्लूड किया गया था और रिसर्च में भी इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर ये पाया गया है कि इस कैंपेन में जिन फार्मर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, उनकी जो इनकम है वो 40% यहाँ पर इंक्रीज हुई है। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और भी जो स्टेट्स हैं, हमारे अदर स्टेट्स हैं, वो इस तरीके की इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है एग्रीरियन सेक्टर में, उसको इम्प्रूव करने के लिए, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू दीज टाइप्स ऑफ कैंपेन। हम इस टाइप की कैंपेन्स का यूज़ करके, चलाकर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको यहाँ पर हम बूम कर सकते हैं। ये हमारी इकॉनमी में डायरेक्टली क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि इसमें टोटल 1200 फार्मर्स को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है, असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर इतने फार्मर्स ने यहाँ पे क्या किया था, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। और इसमें मेनली क्या था, एक कंपैरेटिव स्टडी थी। यहाँ पर सॉइल के बारे में स्टडी किया गया, क्रॉप के बारे में स्टडी किया गया, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। तो इसके तहत ये पाया गया कि जो इनकी इनकम थी उसमें उन्होंने कितना 40% उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर क्लियर होगा सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, नोबल्स हेलन अरुणाचल ईल्ड इंडियाज न्यूएस्ट बटरफ्लाई। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एक हमें बटरफ्लाई की न्यू ब्रीड मिली है। वहाँ पर न्यू ब्रीड है, इस ब्रीड का नाम क्या है, ये एक बटरफ्लाई है, न्यू ब्रीड है। मेनली ये जो बटरफ्लाई है मेनली कहाँ पाई जाती थी, थाईलैंड में पाई जाती थी। नदर्न थाईलैंड के फॉरेस्ट में, माउंटेन फॉरेस्ट में ये ब्रीड पाई जाती थी। नाउ अब ये जो ब्रीड है हमें ये कहाँ पाई जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में इसको ईल्ड किया गया है। अब हम इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। बटरफ्लाई देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए बटरफ्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बटरफ्लाई एज अ इंडिकेटर यहाँ पर है, ठीक है ना, ये क्या है, बहुत बड़ा इंडिकेटर होती हैं। इंडिकेटर स्पीशीज आप सभी को पता होगा। इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती हैं, वो स्पीशीज, अगर कोई भी स्पीशीज है किसी प्लेस में, वो बहुत ही यहाँ पर पाई जाती है, बट अब क्या हो रही है, धीरे धीरे वो खत्म हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या, क्लाइमेट चेंज, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, खतरे में है। वो हमें क्या करती है, एक इंडिकेशन प्रोवाइड करती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है। तो देखिए जो बटरफ्लाई होती हैं, बटरफ्लाइज आर कंसिडर्ड वाइटल इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ द स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड की इकोसिस्टम फंक्शन। ये इकोसिस्टम के लिए हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये कहाँ पाया गया है, कहाँ इनको यहाँ पे ईल्ड किया गया है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। कहाँ, नामदफा नेशनल पार्क है। यहाँ पर ये जो ये जो बटरफ्लाई है उनको यहाँ पर ईल्ड किया गया है। तो ये इंडिया की न्यूएस्ट बटरफ्लाई है। ये किस तरीके की होती है, देखिए इसकी जी हम पिक्चर देख लेते हैं। ये ब्लैक कलर की होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनके 2 वाइट स्पॉट्स होता है, वाइट डार्क स्पॉट्स हैं। और इनके यहाँ पे शैलो, ये देखो यहाँ पे शैलो, यहाँ पे इनकी टेल होती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनकी यहाँ पर कैसी, ये देखिए ये टेल है यहाँ पर। इस पिक्चर में देखिए आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये यहाँ पे 2 वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी टेल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो ये कैसे कैरेक्टराइज होती है, डॉर्सल वाइट स्पॉट्स हमने अभी देखा। इनके यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे हमें ये वाइट स्पॉट्स देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत पहले ये कहाँ पाई जाती थी, ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है थाईलैंड में, नदर्न थाईलैंड में एक फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर मेनली ये कॉमन रूप से पाई जाती थी। उसके बाद ये म्यांमार,
इनका जो म्यांमार, यूनान, ह्यूबाई रीजन ऑफ चाइना, लाओस, कंबोडियन, वियतनाम में भी ये धीरे धीरे इनका जो हमें रिपोर्ट देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पर भी हमें मिली। अब हमारे लिए यहाँ पे फैक्ट्स क्या बनते हैं। नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अभी न्यूज़ में आ गया है। यहाँ पर क्या है, मेनली बटरफ्लाई पाई जा रही हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम और फीचर्स देखते हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क की पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री, ओके। यहाँ पर ये आसाम है, ठीक है। ये रहा आपका नामदफा नेशनल पार्क, ओके। यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1972 में नामदफा नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेजिग्नेट किया गया था। 1983 में इसको फिर टाइगर रिजर्व के नाम से डेजिग्नेट कर दिया गया था। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, मतलब कि क्या है, ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी क्या किया गया है, इस लिस्ट में इसको यहाँ पे प्लेस मिली है। इसकी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द ईस्टर्न हिमालय विद ओवर 1400 फॉनल स्पीशीज एंड 1000 फ्लोरल स्पीशीज। यहाँ पर 1400 फ्लोरल फॉनल स्पीशीज एंड फ्लोरल स्पीशीज पाई जाती हैं, ओके। यहाँ पर जो हमारी 4 टाइगर की स्पीशीज हैं, मेनली जो फेलिन स्पीशीज हैं कैट की, वो पाई जाती है। कौन कौन सी, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, नामदफा नेशनल पार्क में यहाँ पे 4 कैट की स्पीशीज पाई जाती हैं। पहली कौन सी, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। तो यहाँ पे ये 4 स्पीशीज पाई जाती हैं टाइगर्स की। तो ये इसलिए इसको यहाँ पर क्या, ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व कहा जाता है। द रीजन इज वेरी रिच इन लेपिडेरियल स्पीशीज बोथ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स। यहाँ पर इस नेशनल पार्क में, इस नामदफा नेशनल पार्क में क्या है, बटरफ्लाई जो मोथ्स है इनका भी क्या है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलती हैं। इस पार्क में मोर देन 425 बर्ड की स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। ये जो नेशनल नामदफा नेशनल पार्क है, यहाँ पर 425 बर्ड स्पीशीज़ भी यहाँ पर क्या है, पाई जाती हैं। तो ये सारे हमारे फैक्ट्स हो गए क्या, प्रीलिम बेस्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नामदफा, मतलब कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसेस नीड टू रिफॉर्म ऑन ट्रेडिशियस बेल प्रोसेस। जो बेल की प्रोसेस होती है उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की जरूरत है। गवर्नमेंट नीड्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो बेल की प्रोसेस है उसको यहाँ पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो ये बेल की प्रोसेस है ये मेनली किस पे फिर चली जाती है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट होती है, हमारी टॉप मोस्ट जो कोर्ट होती हैं वहाँ पर ये जो बेल के केसेस हैं वो चले जाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जो ये कोर्ट्स हैं अगर उनको 300 से 700 साल लग जाएंगे, ये सारी जो बेल की ये जो करंट ब्लॉकेज इस टाइम पे जो हमारे पास केसेस हैं उनको देखते हुए इनको 300 से 7 साल अगर वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, हर एक दिन वो केस के बारे में चर्चा करते हैं, उनको फाइट करते हैं, तो उनको 300 से 7 साल लग जाएंगे इन जो ये केसेस है उनको डिस्पोज करने में। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो बेल की प्रोसेस है उसको हमें यहाँ पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये हमारे जो जस्टिस संजय किशन कौल जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उन्होंने क्या कहा कि एक वाराणसी रिसेंट कॉन्फ्रेंस होती, उन्होंने इसमें ये कहा कि इज इट दैट वी आर थिंकिंग दैट वी कैन नॉट कन्विक्ट दैम दोज अंडर ट्रायल, सो लेट पनिश दैम बाय कीपिंग दैम इन द प्रिजन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने किसी को यहाँ पर कोई पर्सन है कन्विक्टेड है, वो अभी अंडर ट्रायल है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका ट्रायल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है वो पर्सन, इतने सारे केसेस हैं कि वो पर्सन कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उस पर्सन को जेल में ही रखकर, जितना उसका जो क्राइम है उसके तहत उतना टाइम पीरियड वो जेल में ही बिता रहा है, तो उसको उसकी पनिशमेंट जेल में ही मिल जा रही है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो बेल की प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना होगा, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जो एक्चुअल विक्टिम है उसको यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा एक्चुअल विक्टिम है उसको यहाँ पर सज़ा मिले, ना कि जिसने कोई क्राइम किया ही नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन भी उसमें आ जाता है जिसने क्राइम किया है,
जिसने क्राइम किया है ठीक है उसको तो मिला, जिसने क्राइम नहीं किया है, जिस पर्सन ने क्राइम नहीं किया है, कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी वो क्या है, जेल में है और वो बिना मतलब कि उसको उसकी पनिशमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें जो हमारा जो बेल का प्रोसेस है उसको यहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 19 फॉसिल नेस्ट बिलोंगिंग टू इंडियाज लार्जेस्ट डायनासोर अनकवर्ड। यहाँ पर हमें जो इंडिया के लार्जेस्ट डायनासोर यहाँ पे बताए जा रहे हैं, यहाँ पे उनके फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, 19 फॉसिल्स मिले हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि रिसर्चर ने यहाँ पे अनकवर किया है 92 नेस्टिंग साइट्स यहाँ पे अनकवर की गई हैं। क्या 92 नेस्टिंग साइट्स, नेस्टिंग साइट्स आप सभी को पता होगा, वो साइट्स होती हैं जहाँ पर जो डायनासोर हैं या फिर बर्ड्स हैं जो एग ले स्पीशीज होती हैं वो वहाँ पे अपनी एग करती है, जो नेस्टिंग साइट्स है। तो यहाँ पे 92 नेस्टिंग साइट्स को अनकवर किया गया है, वहाँ से हमें क्या मिला है, 256 फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं, ठीक है। तो ये बताया जा रहा कहाँ मिला है, एग सेंट्रल इन इंडियाज नर्मदा वैली, जो हमारी नर्मदा वैली, इंडिया की सेंट्रल नर्मदा वैली है, वहाँ से 256 फॉसिल एग्स यहाँ पर पाए गए हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो इंडिया के लार्जेस्ट डायनासोर एवर है, मतलब कि ये कौन से डायनासोर है, टाइटेनोसॉर। तो टाइटेनोसॉर लार्जेस्ट डायनासोर है, तो इनकी यहाँ पे फॉसिल्स हमें यहाँ पर पाए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो ऐसा होता है कि जो एग्स होते हैं ये मिट्टी के अंदर से दबा देते हैं, है ना, जो साइट्स होती हैं उनके अंदर ये इनको दबा के रखते हैं ताकि जो बाहर की स्पीशीज है वो उन पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो इसके तहत हमें यहाँ पर जो एग है 256 फॉसिल्स एग्स यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर, मोर इंसाइट्स ऑन हाउ हार्मोनल थेरेपी वर्क्स। यहाँ पर क्या है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए उससे पहले क्या किया जाए, यहाँ पर हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड किया जाए। अब ये हार्मोनल थेरेपी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हार्मोनल थेरेपी करने से पहले यहाँ पर पहले 2 टेस्ट किए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट किए जाते हैं, एक ER एंड PR टेस्ट। ER क्या होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है, और PR टेस्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर 2 टेस्ट होते हैं, ER और PR टेस्ट होते हैं। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपकी बॉडी में कितने एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं और कितने प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस हार्मोनल थेरेपी में मेनली क्या किया जाता है, मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर द सप्रेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये जो प्रोजेस्टेरॉन है और एजेस्ट्रॉन है इनको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसी थेरेपी को कहा जाता है क्या, हार्मोन थेरेपी। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ब्रेस्ट सर्जरी होती है, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है, उससे पहले अगर हमने यहाँ पर क्या किया, हार्मोन थेरेपी प्रोवाइड कर दी, तो जो पेशेंट्स होते हैं उसके यहाँ पे बचने के चांसेस क्या होते हैं, सर्वाइवल रेट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो देखिए ये कैसे वर्क करता है, पहले हम उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये 2 टाइप्स के जीन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस होती है पूरी, जब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के मेडिकेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए किसी भी पर्सन को हु इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 टाइप्स के जीन्स निकलते हैं। पहला कौन सा निकलता है, SGK1 जीन, और दूसरा NDRG1। ये 2 जीन्स निकलते हैं और ये एक्सेसिव अमाउंट में निकलते हैं। जब ये 2 जीन्स एक्सेसिव अमाउंट में निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा माइक्रो RNA होता है, ठीक है ना, माइक्रो RNA ये एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन से बनता है। तो ये माइक्रो RNA क्या करता है, यहाँ पर इनको रेगुलेट करने का काम करने लगता है, ठीक है। ये क्या करने लगता है, इनका काम क्या हो जाता है, इसको रेगुलेट करने का काम हो जाता है। तो इसका जो फोकस होता है, जो सेल डिवीजन करने का जो होता है, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है, इसका मेन फोकस कहाँ चला जाता है, ये जो 2 नए जीन्स आए हैं इनको यहाँ पर रेगुलेट करने में चला जाता है, जिससे हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के उसके बाद यहाँ पर जब सर्जरी की जाती है तो जो ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं स्टडी में क्या पाया गया है कि found 2 genes being produced in excess amount while the expression of few microorganisms was reduced when breast cancer cell lines
वर ट्रीटेड विथ प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें क्या होने लगता है, जब ये इसको यहाँ पर रिड्यूस करने लगते हैं, इसको यहाँ इस मेन फोकस क्या होता है, इन पर चला जाता है, ये 2 जीन्स पर, तो इसका जो अमाउंट होता है माइक्रो आरएनए का वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, SGK1 and 2 other genes and 2 microRNA, the ability of the breast cancer cell to migrate and invade is reduced। अब इनके यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है। ये जो 2 जीन्स यहाँ पर आ गए SGK1 एंड NDRGI, और माइक्रो RNA यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पर ये जो रेगुलेट करने का यहाँ पे काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इनका जो अमाउंट होता है, अब ये इसको रेगुलेट कर रहा है तो इसका अमाउंट यहाँ पर कम हो गया, ये एक्सेसिव में था तो ये इसको रेगुलेट करने में चला गया, तो इसका भी अमाउंट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कम हो गया। तो इससे क्या होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स होते हैं तो वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं और किसी दूसरी जगह पर वो इन्वेट नहीं कर पाते हैं। तो जो माइग्रेशन की और इन्वेजन की जो चांसेस होते हैं ब्रेस्ट सेल्स के, ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के, वो क्या होते हैं, यहाँ पर रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हार्मोन थेरेपी है इसके थ्रू हमें क्या मिले हैं, जो चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल के, सर्जरी से पहले ये थेरेपी की जाती है, हार्मोनल थेरेपी। ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में नहीं, और भी हमारे यहाँ पे जो होते हैं वहां पर ये जो थेरेपी है वो की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ठीक है, ये हार्मोन थेरेपी है। यहाँ पर हमारा जो करंट फोकस है वो किस पे है, यहाँ पर हमारा जो करंट फोकस है वो नॉन कोडिंग जीन्स पर है। हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉन कोडिंग जीन्स डेवलप करना है। ये जो जीन्स होंगे दे विल नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, ये कोई प्रोटीन नहीं होगा। ये कैसे होंगे, यहाँ पर ये जो नॉन कोडिंग जीन्स होंगे ये कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट ये विल क्या, ये जो नॉन कोडिंग जीन्स होंगे ये रेगुलेट करेंगे जो अदर जीन्सेस हैं, जो हमारी बॉडी में अदर जीन्स हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो अभी इस पर काम चल रहा है, ये जो वर्क है इस पर अभी इस पर फोकस किया जा रहा है कि हमें इस तरीके का ट्रीटमेंट लेकर आना है, ताकि ऐसा हमें जीन लेकर आना है जो कि सिर्फ क्या करे, जो हमारे अदर जीन हैं उनको यहाँ पर रेगुलेट करें, यहाँ पे वो कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस ना करें। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको हार्मोनल थेरेपी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके से हम इस थेरेपी का यूज़ करके जो ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल के जो चांसेस है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर, वाई इज सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन मैरिज लॉ फॉर माइनर्स। यहाँ पे पहले भी हमने एक हफ्ते पहले की बात है, बिफोर 1 वीक हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे वर्डिक्ट देखी थी, यहाँ पे पिटीशन फाइल हुआ था कि जो मैरिज के लॉज हैं माइनर में, यहाँ पे हमने देखा था मुस्लिम में क्या होता है, जब जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उनका जो मुस्लिम लॉ है, कस्टमरी मुस्लिम लॉ है, वहाँ पर अगर गर्ल पुबर्टी की एज पर आ जाती है, मतलब कि 15 ईयर्स एज, तो उसकी वहाँ पे शादी के रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिटीशन फाइल किया गया था इसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पर बताया गया है कि इस जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वहाँ पर क्या हुआ था, ये केस आया था कि 15 ईयर्स की एक लड़की थी, उसकी शादी यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ पे ये केस आया था कि 15 ईयर्स की है, और जो हमारा मेन एक्ट है, हमारा जो नेशनल लॉ है और जो पॉस्को एक्ट है, उसके तहत जो 15 ईयर्स क्या होती है, ये अगर इससे पहले मतलब 18 से पहले शादी हो रही है लड़की की, तो वो क्या है, चाइल्ड मैरिज के अंदर आता है। तो सुप्रीम यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम का कस्टमरी मुस्लिम लॉ है उसके तहत क्या है कि अगर कोई भी लड़की पुबर्टी एज में आ जाती है, पुबर्टी एज को क्रॉस कर लेती है और मतलब 15 ईयर्स, तो वहां पर उनकी शादी के प्रावधान है, तो उन्होंने इसको लीगल बताया। ठीक है, अब इसके तहत यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इसके तहत यहाँ पर क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया था इसके तहत वहां पे उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो पंजाब और हरियाणा कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया था उसके तहत उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी कस्टमरी लॉ एंड लॉ को नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनको यहाँ पे महत्वता दी जाएगी, जो पॉस्को एक्ट है उनको यहाँ पर माना जाएगा। अब देखिए, एनी प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बीइंग डायल्यूटेड बाय कस्टम्स एंड पर्सनल लॉ, what are the consequences of girl getting married before they become adult, what need to be done prevent child marriage। यहाँ पर हम चाइल्ड मैरिज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर चाइल्ड की मैरिज 18 अडल्ट होने से पहले ही उसकी शादी हो जाती है, इसमें हमें बहुत सारे इसके इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि
जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने क्या कहा कि गर्ल हु गेट मैरिड बिफोर टर्निंग इनटू एडल्ट, तो यहाँ पर उनके जो प्रोडक्टिव चॉइसेस के चांसेस होते हैं वो यहाँ पर मतलब कि उनको होस्ट किए जाते हैं, उनको पूरी तरीके से क्या किया जाता है, घोस्ट में डाला जाता है, ठीक है, मतलब उनको डिनाई कर दिया जाता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या अनाउंस किया कि इट वुड एग्जामिन वेदर माइनर गर्ल एज अ यंग एज 15 ईयर कैन मैरी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम और पर्सनल लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है, ये अनाउंस किया कि वो एग्जामिन करेगी कि कोई माइनर गर्ल है या फिर 15 ईयर्स की गर्ल है तो क्या वो इस बेसिस पे शादी अपने पर्सनल लॉ और जो कस्टम्स है उस बेसिस पे शादी कर सकती है या नहीं। व्हेन सच मैरिजेस आर कंसिडर एंड ऑफेंस इन स्टैच्यूटरी लॉ, क्योंकि ये जो 15 ईयर्स की जो शादी है, इस टाइप की जो शादी होती है, जो माइनर्स की शादी है, ये जो शादी है इस टाइप की मैरिज है, ये हमारा जो ऑफेंस माना जाता है किसमें, हमारा जो स्टैच्यूटरी लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल एज क्या है हमारी मैरिज की, 18 ईयर्स है ना, गर्ल्स की जो लीगल एज है वो 18 ईयर्स है और बॉयज़ की कितनी है, 21 ईयर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2017 में क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज वाइफ हु इज बिलो 18 ईयर्स इज रेयर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर कहा था, ये रूल दिया था कि अगर कोई भी लड़की बिलो दी 18 है, वो 18 ईयर से कम है और उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, वो भले ही उसकी वाइफ ही क्यों ना हो, बट उसे क्या माना जाएगा, उसे यहाँ पर रेप माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर होगी सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके तहत ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया था, इसके तहत यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने पिटीशन फाइल की, ठीक है ना, कि मतलब कि जो गर्ल क्या कर रही है, अभी 15 साल की है, उसकी शादी यहाँ पे मुस्लिम लॉ के तहत यहाँ पे क्या है, वो वैलिड है, ठीक है ना। मतलब कि अगर लड़की पुबर्टी की एज पर आ जाती है, पुबर्टी को उसने अटेंड कर लिया है और उसकी ईयर मतलब कि उसकी एज 15 ईयर्स हो गई है या फिर उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे उनकी शादी के प्रावधान है मुस्लिम लॉ के अंदर। बट ये क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो लॉ है वो किसको यहाँ पर वॉलेट कर रहा है, जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को एक्ट 2012 का, उसको, इसके प्रोविजंस को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वॉलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर वुड नॉट एक्ट एज एन जुडिशियल प्रेसिडेंट फॉर अदर कोर्ट्स। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। अब देखिए हमारे इंडिया में कौन कौन से यहाँ पर बिल हैं। यहाँ पर क्या था, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए यहाँ पर एक्ट लाया गया था। पहला आया था 2006 में, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। उसके बाद यहाँ पर जिसमें जो विमेन की एज थी वो 18 ईयर्स थी और जो बॉयज थी उनकी एज 21 ईयर्स थी शादी की, ठीक है। अब इस एक्ट को यहाँ पे, इसमें अमेंडमेंट की बात चल रही है, तो हमारा नया बिल अभी ये पेंडिंग है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें जो ये एज है गर्ल्स की वो 18 से यहाँ पर 21 बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया में कौन कौन से यहाँ पे लॉज हैं। अगर हम देखें तो नेशनल कमीशन चाइल्ड की अगर हम देखें तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 का, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन सारे एक्ट्स में जो विमेन की एज है, मिनिमम एज कितनी है, 18 ईयर्स, और जो हमारी बॉयज़ हैं उनकी जो एज है वो कितनी है, 21 ईयर्स। तो देखिए हमारे सारे लॉज में जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लॉ है, पारसी मैरिज लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट है, इन सभी में जो एज है वो कितनी है, 18 ईयर्स है। बट मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है इंडिया में, उसमें क्या है, अगर गर्ल्स ने प्यूबर्टी को अटेंड कर लिया है और 15 साल उसकी एज हो गई है उससे ऊपर, तो यहाँ पर क्या है, उनको यहाँ पर शादी के उनके प्रावधान है, जो कि अभी भी क्या है, माइनर है। अब देखिए जो अर्ली मैरिज है, इसके यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, उनको एजुकेशन से यहाँ पे वो किया जाता है, ठीक है ना, उन्हें डिनाई किया जाता है एजुकेशन से, और उनका जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होती हैं, है ना, कि उनको कब फैमिली प्लानिंग करनी है, कब उन्हें बच्चा करना है ना, तो यहाँ पर ये जो सारे राइट्स होते हैं उनको उन्हें डिनाई किया जाता है, ठीक है। उनके जो राइट्स होते हैं उनको होस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन का, ऑटोनॉमी का, और ऑफन लैक ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नेशनल फैमिली एंड हाउस सर्वे जो 4 था, उसके तहत इस सर्वे में क्या था, अभी तक हमने देखा कि 59% ऑफ इंडियन गर्ल्स इन 15 to 19 ग्रुप सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। यहाँ पे नेशनल
फैमिली हाउस सर्वे 4 हुआ था, तो इसमें क्या था, जो ये बताया गया है कि 15 से 19 साल के बीच की जो लड़कियां होती हैं उनमें जो एनीमिया है वो कितने परसेंट था, 54% था। कब? नेशनल फैमिली हाउस सर्वे 4 में। और ये अब बढ़ चुका है कब? नेशनल फैमिली हाउस सर्वे जो हमारा अभी 5th सर्वे हुआ है उसमें ये जो रेट है वो कितना बढ़ गया है, 59%। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से। मेनली ये क्यों होता है? दिस इज अर्ली चाइल्ड बियरिंग, है ना। आपने जल्दी से मतलब कि आप माइनर की एज में, आपने 18 की एज अभी पास नहीं किया, अब एडल्ट नहीं हुए, और आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे पुअर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के कारण और पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस के कारण हमें ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो लड़कियों में देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि द नेशनल परसेंटेज ऑफ विमेन विथ 10 और मोर years of schooling is 41% compared to 35.7 in National Family House Survey 4। तो जो हमारे ये नेशनल फैमिली हाउसिंग सर्वे 4 था उसमें जो विमेन का परसेंटेज था स्कूलिंग आफ्टर मैरिज, मतलब कि शादी के बाद जो स्कूलिंग है वो परसेंटेज था 35.7, वो बढ़ कर अब कितना हो गया, 41%। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, इसके भी रीजन है। देखिए यहाँ पे लड़कियां ये सोचती हैं, उन्होंने 10th तक स्कूलिंग कर ली, मतलब उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, उसके आगे वो नहीं पढ़ना चाहती। वो ये सोचती हैं हमारी तो शादी हो चुकी है ना, हमारी शादी हो चुकी है, उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे तो वो उनको कितना एटलीस्ट उनको वो गाइड कर सकती हैं अपने बच्चों को किस तरीके से न्यूट्रिशन देना है, कैसा खाना पीना देना है, उनकी जो अर्ली एजुकेशन होती है बच्चों की, है ना, चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, तो वो उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हैं। वो यहाँ पर अपना नहीं सोच रही हैं, वो शादी तो उनकी हो चुकी है, वो ऐसा सोचती हैं कि वो सेटल हो चुके हैं, अब उन्हें ज़रूरत नहीं है आगे फर्दर स्टडीज़ की। तो यहाँ पे ये सारा इशू था कि सुप्रीम कोर्ट ने, इसी पे हमें यहाँ पे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर आता है। क्या पर्सनल लॉ को यहाँ पे ऊपर माना जाएगा कि जो हमारे स्टैट्यूटरी, हमारे जो नेशनल लॉज हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटीज दी जाएगी। अब इसी के चलते यहाँ पे फिर बात आती है कि जो हमारा आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर आया जाए, मतलब सभी के लिए एक ही लॉ हो। किसी भी धर्म से, आप किसी भी रिलीजन ग्रुप से हैं, किसी भी कास्ट ग्रुप से हैं, तो सभी के लिए जो मैरिज और डाइवोर्स के लॉज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।